नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। राहुल गांधी का वो एक्शन जो इंडिया को बर्बाद कर सकता है, आज उसके बारे में बात होगी। मोदी विरोध में राहुल गांधी भारत का बड़ा गेम खराब कराए हैं क्या? राहुल गांधी के वो झूठ जो मोदी नहीं भारत को भारी पड़ सकते हैं, आज उन झूठ के बारे में आपको बताऊंगा और एक एक का फैक्ट रखूंगा। सिसोदिया चाचा के लिए दिल्ली के बच्चों का दर्द कितना सच्चा निकला, आज जरा इसका भी टेस्ट करेंगे। योगी का बुलडोजर आज बमबाज का घर धूल धक्कड़ कराया कैसे? यूपी में जबरदस्त एक्शन चल रहा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही कहां 1,26,000 लोग एक साथ भयंकर बर्फ में फंस गए, उसकी जानकारी दूंगा। मौसम का लोचा बड़े संकट की चेतावनी तो नहीं दे रहा है, क्या कुछ बड़ा संकट तो नहीं आने वाला है? आज इसकी बात करूं। फिर बात होगी चीनी की। चाइना वाला चीनी नहीं, खाने वाला चीनी, वो चीनी जिसे खाकर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, आज उस चीनी के बारे में बताऊंगा। और आखिर में क्या बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री कांग्रेस के लिए घूम घूम कर वोट मांगेंगे, इस पर भी बात होगी। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने बेंगलुरु के चेन्ना केशव मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद लिया। इससे पहले अमित शाह ने बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कांग्रेस की हार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्तर गिरता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि 3 पूर्वी राज्यों में से कांग्रेस इस तरह साफ हो गई कि दूरबीन से भी दिखाई नहीं दे रही। भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माल्या की संपत्ति जब्त करने का रास्ता साफ हो गया है। विजय माल्या ने संपत्ति जब्त किए जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कर्नाटक में लोकायुक्त की एंटी करप्शन विंग ने बीजेपी विधायक के बेटे के घर छापेमारी की। रेड में बरामद नोटों का जखीरा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। छापेमारी के दौरान घर से 8 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ, जिसे लोकायुक्त की टीम 6 बैग्स में भरकर ले गई। एक दिन पहले रिश्वत कांड में लोकायुक्त की टीम ने बीजेपी विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक होने पर बवाल हो गया है। मैथ्स का पेपर बुल्ढाना जिले में लीक हुआ, जिसकी गूंज विधानसभा तक पहुंची। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर सुर्खियों में है। नवाजुद्दीन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें मुंबई के वर्सोवा में अपने ही घर में घुसने से रोका जा रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी मां से मिलने पहुंचे थे, लेकिन छोटे भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी उन्हें घर में घुसने से रोक दिया। नवाजुद्दीन की मां काफी दिनों से बीमार है। इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए मात्र 76 रन का टारगेट था, जिसे उसने तीसरे दिन के पहले सेशन में ही 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए अहमदाबाद टेस्ट जीतना ही होगा। पाठशाला में दिन भर के रिवीजन के बाद आज का पहला चैप्टर, जिसमें बात राहुल गांधी के उस एक्शन की जो इंडिया को बर्बाद कर सकता है। मोदी विरोध में राहुल गांधी वो कर रहा है जो तेजी से बढ़ते भारत का गेम खराब कर सकता है। राहुल गांधी के वो झूठ जो मोदी को नहीं देश को भारी पड़ सकते हैं, आज उनका चैप्टर। आज की तारीख में भारत एक बहुत क्रिटिकल मकाम पर खड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 9 साल की मेहनत का नतीजा यह है कि आज युद्ध और आर्थिक संकट के दौर में भी दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देखे। बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। आज दुनिया मान रही है भारत उस बड़े भाई की तरह है जो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकता है। लोग कह रहे हैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर से लेकर कौन नहीं कह रहा कि सर आप ही देखिए, आप ही रुकवा सकते। भारत की ताकत आज की तारीख में यह है कि दुनिया के 20 बड़े देश भारत में आकर बैठे। इंडिया उन्हें मुंह पर सुना रहा है, मुंह पर, कि कैसे अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में इन्हीं लोगों ने गरीब देशों का बेड़ा गर्क कर रखा है। मुंह पे बोल रहा है इंडिया, यहां बैठा के बोल रहा है भाई, आओ भगत में कोई कमी नहीं, लेकिन मुंह पे सच सुना रहा है। दुनिया में आज की तारीख में भारत में इन्वेस्ट करने के लिए होड़ लगी हुई है।
चाइना से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं और दुनिया तो लगी हुई है, लाइन लगा हुआ है भारत में आने की। लेकिन जब दुनिया भारत भारत और मोदी मोदी करती नहीं थक रही, दुनिया भारत में बैठी है और उस वक्त देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो विदेश में बैठकर दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत बर्बाद हो रहा है। मतलब दुनिया कह रही है भारत जो है वो ब्राइट स्पॉट है, राहुल गांधी समझा रहे हैं कि दुनिया को कि भारत बर्बाद हो रखा है, भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में न्यायपालिका मीडिया कुछ स्वतंत्र नहीं है। मतलब वो माहौल ऐसा बना रहे हैं कि कोई सुन ले और अगर गलती से राहुल गांधी पर यकीन कर ले तो शायद ही कभी भारत आए। कोई इन्वेस्टर आने का सोच रहा हो भारत में तो डर जाए कि बॉस कौन इस देश में पैसा लगाएगा भाई, यहां तो लोकतंत्र ही नहीं बचा, यहां तो मीडिया न्यायपालिका कुछ नहीं बचा, कल को दिक्कत होगी तो कहां जाएंगे। ऐसा राहुल गांधी माहौल बनाकर आए हैं विदेश में। जो देश भारत को बड़ा भाई मान रहे हैं उनकी नजरों में भारत का कद छोटा हो जाए, ऐसी ऐसी बातें करके आए। और आप सोचिए ये सब कितना घातक है। और ये सब करने के लिए वो सहारा भी झूठ का ले रहे हैं। सच बोल रहे होते तो अलग बात होती, जो बोल कर आए उनके फैक्ट्स रखूंगा तो आपको लगेगा कि क्या ही बोल के आए बॉस। ये राहुल गांधी आजकल इंग्लैंड में हैं, वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को खूब कोसा। उन्होंने कहा कि उनके फोन में पेगासस था, उनकी जासूसी हो रही थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी मीडिया सब दबाव में है, विपक्ष पर केस हो रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। बोल दिया कि मुझे भी 3-4 बार जेल में डाल दिया। राहुल गांधी कब जेल गए भगवान जाने। नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, मोदी अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं, ये सब बोलकर आए। लेकिन ये तो लब्बो लुआब है। अभी सुनाऊंगा बातें और उसके फैक्ट्स बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या ही करके आए हैं। हालांकि जिस ब्रिटेन में बैठकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे, इंडिया बर्बाद स्थिति में ये बता रहे थे, उसी ब्रिटेन में वहां के सांसद नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं आपको पता है? एक बार सुनिए, फिर राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, कितना सच कहा, कितना झूठ कहा, वो मैं बताऊंगा। Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has a presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades. राहुल गांधी जिस ब्रिटेन में जाकर भारत को बर्बाद स्थिति में बताकर आए कि नरेंद्र मोदी ने सब बर्बाद कर दिया, उस ब्रिटेन का सांसद खड़ा होकर संसद में कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में प्लैनेट पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। वो कह रहे हैं इंडिया की ट्रेन चल पड़ी है और अगर ब्रिटेन को अपना भला दिखता है तो उसको भारत के साथ सट कर रहना चाहिए। यह ब्रिटेन का सांसद कह रहा है। और हमारे यहां के सांसद राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर क्या बोलकर आए सुनिए। राहुल गांधी वहां जाकर बोलकर आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि उनका और विपक्ष के कई नेताओं का फोन जो है उसमें पेगासस डाला हुआ है। सरकार उनकी सारी बातें सुन रही थी। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा वो बातें जो राहुल गांधी या तो बताना भूल गए या उन्होंने जानबूझकर नहीं बताई। एक बार सुनिए राहुल गांधी। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको इंटेलिजेंस के लोग फोन करके बताते हैं कि आप ठीक ठीक से बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा, हम ही आपका फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। वाह बॉस, जिसका काम है फोन रिकॉर्ड करना राहुल गांधी के मुताबिक, वही फोन करके बता रहा है कि ठीक से बोलिएगा नहीं तो हम फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये सब बातें सुनकर बताइए कौन इंडिया में इन्वेस्ट करने आएगा? अगर वो ये सुन रहा है कि भाई सारे नेताओं के फोन में पेगासस डाल दिए हैं, जुडिशरी खत्म, मीडिया खत्म, वो डर नहीं जाएगा? ये कर रहे हैं वो वहां जाकर। और सबसे बड़ी बात, पेगासस मामले पर बोल रहे हैं। पहली बात तो सरकार का दावा है कि राहुल गांधी ने जो जांच के लिए कमेटी बनी थी पेगासस मामले में, उसको अपना फोन ही नहीं दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर आगे का फैक्ट बताता हूं। पेगासस पे
राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? सवाल यह है कि जब पेगासस केस की जांच चल रही थी तो राहुल गांधी ने अपना फोन जांच के लिए क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी के पास एक बड़ा मौका था कि वो अपना फोन जांच के लिए दे देते और अपने आरोपों को सबूत के साथ सही साबित करवा लेते कि मोदी सरकार सबकी जासूसी करवा रही है। तब तो आपने फोन दिया नहीं। अब वहां कैम्ब्रिज में कह रहे हैं मेरा फोन जो है उसमें पेगासस था। अच्छा, राहुल गांधी तभी अपना फोन जांच के लिए दे देते जब पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया था कि कोई सबूत नहीं मिला। तब जैसे फिल्म में लास्ट में हीरो की एंट्री होती है कि जज साहब रुकिए, मेरे पास सबूत है, घुसते कहते ये लीजिए मेरा फोन चेक कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में सब बदल जाता। तब कुछ नहीं किए, तब अपना फोन पॉकेट में डाल के रखे रहे। अब वहां कैम्ब्रिज में कह रहे मेरे फोन में पेगासस था। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई, टेक्निकल कमेटी। उस कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? उसने कहा कि हमने 29 मोबाइल फोन की जांच की है, इसमें उन्हें पेगासस होने के कोई सबूत नहीं मिले। सिर्फ 5 फोन में मैलवेयर पाया गया, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह मैलवेयर पेगासस स्पाईवेयर। कुछ नहीं मिला और ये वहां जाकर कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत दबाव में, हमारे फोन में पेगासस। अरे भैया साबित तो कर दो। मोदी सरकार पर लगे ये आरोप तो साबित नहीं हो पाए, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कैसे जासूसी होती थी, कितना फोन टैपिंग होता था, वो भी आपको बताता हूं। 2013 की एक आरटीआई में खुलासा हुआ था कि यूपीए 2 के दौरान, यूपीए 2 जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ये आरटीआई के हवाले से बता रहा हूं, आरटीआई में जानकारी आई थी 2009 से 2013 9,000 फोन टैपिंग के ऑर्डर मिले थे। 9,000 फोन टैप किए गए थे बॉस। ये खुद आरटीआई में जवाब आया था। और हर महीने 500 ईमेल की जासूसी होती थी। यह आरटीआई में खुलासा हुआ था। तो जो लोग खुद करते थे ऐसा, वो आज वहां जाकर बता रहे हैं कि जो पेगासस नहीं भी मिला वो मेरे फोन में है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, यूपीए सरकार के दौरान क्या क्या होता था ये आपको और डिटेल में बताता हूं। जून 2011 में उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने ऑफिस में स्नूपिंग और टैपिंग की जांच की मांग की थी कि मेरी कोई नजर रख रहा है। खुद के मंत्री कह रहे। अप्रैल 2010 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीपीएम नेता प्रकाश करात के फोन टैपिंग का मुद्दा उठा। आरोप लगा कि 2006 में एनटीआरओ यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फोन टैप किए। फरवरी 2011 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने 1 लाख लोगों के फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया था। अक्टूबर 2009 को ममता बनर्जी ने फोन टैपिंग, मैसेज और ईमेल टैपिंग का आरोप लगाया, जिसे तब कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया था। जनवरी 2006 में मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह ने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया। मामला संसद में उठा, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी खारिज किया। इतने आरोपों के बीच 2010 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए फोन टैप हो रहे हैं। कार्यक्रम में बोले मनमोहन सिंह, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे, उनके बीच में बोले कि भैया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह सब जरूरी होता है, तो आप करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। दूसरा न भी कर रहा है तो भी वहां जाकर बता के आ रहे हैं कि देखो इंडिया में तो हम लोग सब पे नजर रखी जाए। यूपीए राज में जो कुछ हो रहा था वो सब राहुल गांधी भूल गए। उन्हें तब लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए और कांग्रेस के हाथ से पावर चली गई, दूर दूर तक सत्ता दिख नहीं रही, तो राहुल गांधी को भारत का लोकतंत्र खतरे में लगने लगा। सुनिए इस पर उन्होंने वहां इंग्लैंड में क्या कहा। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained.
So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत में न्यायपालिका खतरे में, दबाव में है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, जबकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए चुनाव आयोग के आयुक्तों को चुनने के लिए प्रक्रिया ही बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ऐसा पैनल करेगा जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं वो होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस समिति की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का मुखिया कौन हो। यह फैसला 5 जजों की बेंच ने एक मत से दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकतंत्र की शुद्धता को बनाए रखने के लिए फैसला जरूरी है। विपक्ष इस फैसले को अपनी जीत बता रहा है। यह तर्क दिया जा रहा है कि इस फैसले से सही और बिना पक्षपात के चुनाव मुमकिन होंगे। अभी तक यह होता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है और यह सालों से पुरानी परंपरा चली आ रही। अब इस फैसले को देखें तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह अधिकार छीन लिया कि वो इलेक्शन कमीशन में कौन मुखिया होगा यह तय करे, जो कि दशकों से चला आ रहा था। ये तो छीन गया पावर। और अब सीजेआई, नेता प्रतिपक्ष और प्राइम मिनिस्टर मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो अगर जुडिशरी दबाव में है तो यह कैसे हो रहा है? अगर जुडिशरी सरकार के हिसाब से चल रही है तो यह कैसे हो रहा है? यही जुडिशरी पेगासस पे कमिटी बनाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें कुछ निकले नहीं तो खराब। यही जुडिशरी जो है राफेल पर जांच के लिए बोल दे तो ठीक, लेकिन राफेल के मामले में कुछ निकले नहीं तो खराब। यही जुडिशरी जो है वो गुजरात दंगों पर फैसला दे तो आपको स्वीकार नहीं होगा। यही जुडिशरी अभी अडानी मामले की जांच कराने के लिए कमेटी बना दे और उसमें सरकार की तरफ से जो नाम आए वो न ले ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, कोई आरोप न लगे तो ठीक। नहीं तो जब मन जाके वहां कहीं विदेश में बोला ये कि यहां तो जुडिशरी जो है वो भी दबाव में। बॉस क्या बोल रहे हैं आप? सोच रहे हैं क्या छवि बना रहे हैं देश की? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, लोकतंत्र खत्म हो गया, संसद में बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी संसद में कितना जाते हैं बॉस? आपको बोलने का मौका नहीं मिलता है संसद में। राहुल गांधी की परफॉर्मेंस में आपको दिखाता हूं। यह कह रहे हैं हमको बोलने नहीं मिलता है। राहुल गांधी संसद में, अभी तो अडानी में इतना बोलकर आए, उसमें भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव चल रहा है, वहां भी फैक्ट नहीं रख कर आए, जहां जाते हैं बिना फैक्ट के बोले आते हैं। राहुल गांधी की अगर आप देखेंगे, ये देखिए राहुल गांधी, एक इनका खाना बना देता हूं और एक नेशनल एवरेज का बना देता हूं कि उस चीज को लेकर नेशनल एवरेज क्या है सांसदों का। ठीक है, 2019 से अगर आप देखेंगे, 2019 से अभी तक अटेंडेंस मतलब कितना संसद में जाते हैं, राहुल गांधी का अटेंडेंस जो है वो 52% है। आधे टाइम तो संसद जाते नहीं और वहां कैम्ब्रिज में कह रहे हैं कि बोलने का मौका नहीं मिलता है। और नेशनल एवरेज कितना है? 79% अटेंडेंस रहता है नेशनल एवरेज सांसदों का। इनका खुद का 52% है। नेशनल एवरेज भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। जहां बोलने का मौका मिलता है, जहां बोलने के लिए ही लोग चुन के भेजते हैं, वहां जा ही नहीं रहे हो, कह रहे बोलने का मौका नहीं मिलता। कितनी बहस में हिस्सा लिया? बहस में हिस्सा राहुल गांधी ने 2019 से अभी तक 6 बहस में हिस्सा लिया है, मात्र 6 में। नेशनल एवरेज कितना है? कितने कम से कम कितने डिबेट में हिस्सा लेते हैं सांसद? 41। नेशनल एवरेज 41 का है, राहुल गांधी का मात्र 6 है। इतना बोलना है तो बोलिए ना बॉस जाके। इससे पहले भी संसद में राहुल गांधी की यही परफॉर्मेंस थी। अगर आपको यही चीज 2014 से 2019 का दिखाऊं, तब राहुल गांधी की अटेंडेंस क्या थी? राहुल गांधी की 2014 से 2019 की अटेंडेंस थी मात्र 52%। तब भी 52% तक, कोई सुधार नहीं हुआ है। और नेशनल एवरेज तब क्या था? 80% हुआ करता था। राहुल गांधी 52%, आधे टाइम संसद जाते ही नहीं थे। और तब कितनी बहस में हिस्सा लिया था 5 साल में? 14 बहस में हिस्सा लिया था। और नेशनल एवरेज कितना था? 67 बहस का। तो बॉस जहां बोलना है वहां बोलिएगा नहीं और जाके कैम्ब्रिज में बोल रहे हैं कि इंडिया बर्बाद हो रहा है। सवाल कितने पूछे इन्होंने? 0, एक भी सवाल नहीं पूछा। नेशनल एवरेज कितना है? 293 सवाल का है। सांसद भर भर के सवाल पूछ के आते हैं, इन्होंने आज तक कोई सवाल ही नहीं पूछा 2014 से 19 के बीच।
ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का डेटा आपके सामने रखता। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि खुद उन पर ऐसे क्रिमिनल केस चल रहे हैं जो आपराधिक नहीं थे। एक बार सुनिए ये बयान। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architect. राहुल गांधी ने क्रिमिनल केस का हवाला देकर जो खुद को पीड़ित बताया, उन आरोपों की सच्चाई भी आपको बताता। राहुल गांधी के खुद के 2019 के हलफनामे के, लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त जो हलफनामा देते हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी के ऊपर आरजी पर केस, राहुल गांधी पर केस कितने, इनका खुद का हलफनामा कहता है 2004 के चुनाव में 0 केस था, 2009 के चुनाव में 0 केस था, 2014 के चुनाव में 0 केस था, 2019 के चुनाव में 5 केस हैं इनके ऊपर। अब ये 5 केस कहां से आए बॉस? इन 5 केस में राहुल गांधी पर 12 आरोप हैं। ये जो 5 केस हैं इनमें राहुल गांधी पर 12 आरोप लगे। इन 12 आरोप में 8 आरोप बॉस मानहानि के हैं, मानहानि के, यानी किसी के बारे में आपने झूठी बातें करके उसको बदनाम किया और उसने आपको कोर्ट में खींच लिया कि आओ बताता हूं जरा कैसे तुमने ऐसा बोल दिया। ये मानहानि का आप केस झेल रहे हैं। तो किसी के बारे में कुछ भी बोलिएगा तो वो तो कोर्ट में ले ही जाएगा और आप वहां जाके बता रहे हैं कि देखिए हम पर केस ठोक दिए। कैम्ब्रिज में दिए अपने भाषण में राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर हमले हो रहे हैं उन पर और दूसरे नेताओं पर। इन हालात में लोगों से बात करना, उनसे संपर्क करना काफी मुश्किल हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि उसी भाषण में राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि उन्होंने 14 राज्यों में करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की। वहां कह रहे हैं कि मतलब बाहर निकलना भी मुश्किल है, बात करना मुश्किल है, और अभी 4000 किलोमीटर की यात्रा करके आए, बात करके आए। यात्रा में 136 दिन बिताए। उन्होंने यह भी दावा किया कि यात्रा के दौरान लोग उन्हें मिल रहे हैं, अपना दुख बता रहे थे। राहुल गांधी यह भी दावा कर रहे हैं कि यात्रा में कई जगह 50,000 से 1 लाख लोग उनके साथ चले। वो कैम्ब्रिज वाला भी कोई पलट के नहीं पूछा कि बॉस अभी आप बोले कि वहां पे बात करना मुश्किल है, अभी आप कह रहे हैं कि पूरा इंडिया में घूम घूम के बात करके आए। कैम्ब्रिज में बोलते हुए राहुल गांधी ने एक ऐसी बात बोल दी जो किसी के भी गले नहीं उतर। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि जम्मू कश्मीर में जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो आतंकी उन पर नजर बनाए हुए थे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने आतंकियों को देखा भी था, लेकिन आतंकी उन पर हमला नहीं कर पाए क्योंकि उनके साथ अहिंसा की ताकत थी। सुनिए एक बार। And people are coming, and then one guy looks at me and he says, "Call me." So I'm like, "Come." And the security people said, "Listen, please don't do this. Please don't call people. Like we walk here, don't call people because this is putting everybody at risk." So the guy says, "Call me." I say, "Come." So he comes. Starts walking next to me, and he says, "Mr. Gandhi, you've come here to listen to us." So I'm like, "Yes." So he's like, "That's interesting." He's like, "You really come here to listen to us?" And I'm like, "Yes." So he's like, "Good." And then he says, "You see those guys over there?" And we're walking. And he says, "You see those guys over there?" And I'm like, "Yes." Who? He's like, "Those boys over there." And I'm like, "Yeah." He's like, "The militants." Right? Now, militants should normally kill me. In that environment, militants should kill me. And he says, "They're there. And they're looking at you." So I look at them and they give me this sort of, I'm serious, they give me this sort of look. And I'm like, okay, I'm now in trouble, right? Because this guy's just told me this. They give me this look and I give them this look back. And then we carry on, nothing happens, right? And why I'm telling you this is because they actually couldn't do anything. They actually didn't have the power to do anything, even if they wanted to.
because I had come into that environment listening. And I had come into that environment completely with no violence in me at all. And the vast number of people there were seeing that. Right? So that to me was an indicator of the power of listening and non-violence. तो राहुल गांधी के हिसाब से उनको आतंकियों ने देखा, लेकिन मारा इसलिए नहीं क्योंकि वो एक अहिंसा वाले वातावरण से आए। पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अपने बयान से आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे देखा और हमला नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि आतंकियों ने उन पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि उनके साथ अहिंसा और सुनने की ताकत है। तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि आतंकियों ने आज तक देश में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट किए और उसमें जितने निर्दोष लोग मारे गए, उनके पास अहिंसा की ताकत नहीं थी, वो लोग हिंसक थे क्या? जो लोग कश्मीर में आज भी मारे जाते हैं वो इसलिए मारे जाते हैं कि उनके पास अहिंसा की ताकत नहीं, वो हिंसक लोग हैं। और राहुल गांधी को कोई आतंकी इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि उनके पास अहिंसा की ताकत है। तो फिर ये सिक्योरिटी लेके क्यों चलते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? कैम्ब्रिज में बैठकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमले किए, लेकिन उससे भारत की छवि को भी काफी नुकसान है। राहुल गांधी ने यह तक आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। Maybe giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing, it's a good thing. But that sort of misses the point, right? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. He's from the Sikh religion, you come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India, we've got Christians in India, we've got different languages in India. Right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. Right? I don't agree with him. नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सिख, ईसाई, मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक है भारत में। ये राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। कब नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि ये लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? अभी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने पूर्वोत्तर के 2 ऐसे राज्यों में मिलकर सरकार बनाई है जहां ईसाई बहुल इलाके हैं और उनको सरकार में जगह मिली। जो सरकारी योजनाएं उसमें कौन सी चीजें मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को नहीं मिली हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, लेकिन सोचिए यहां पर कैसे मुस्लिमों की राजनीति करने वाले खुलकर नरेंद्र मोदी को कोसते हैं भाई, उनका मजाक उड़ाते हैं। एक बार ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनिए कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोलते हैं। कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं। अरे भाई, हमको ना चाय चाहिए ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार की सीटी चाहिए ना चौकीदार की टोपी चाहिए। हमको ना फकीर चाहिए ना फकीर का थैला चाहिए, हमको एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए। वह एक ताकतवर वजीर आजम दे दो, बस यही काफी है। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपनी एक पार्टी की प्रवक्ता को पर जबरदस्त एक्शन ले लिया क्योंकि मुसलमानों की भावनाएं आहत हो गई। और राहुल गांधी वहां बताकर आ रहे हैं कि मुसलमानों को और सिखों को और ईसाइयों को 2म दर्जे का नागरिक मानते हैं। इस वक्त दरअसल 3 तरह की राजनीति आप साफ देख सकते हैं। एक राजनीति राहुल गांधी की है जो देश में भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और विदेश जाकर भारत के खिलाफ माहौल बनाते हैं। दूसरी राजनीति केजरीवाल की है जो मनीष सिसोदिया के शराब नीति में गिरफ्तार होने पर स्कूली बच्चों से सपोर्ट जुटाकर माहौल बनाते हैं। और तीसरी राजनीति योगी आदित्यनाथ की है जो कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और 3 दिन से माफियाओं पर बुलडोजर चलने लगता है। राहुल गांधी की राजनीति के बारे में तो आपको विस्तार से बताया, फैक्ट्स के साथ बताया। थोड़ा सा केजरीवाल के बारे में भी बात करता हूं। मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में है, तो उनके सपोर्ट में दिल्ली के स्कूलों के बच्चों के लिखे हुए किस तरह के लेटर वायरल हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, उन्हें आपको दिखाता हूं। एक लेटर में लिखा है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, आपने हमारे लिए स्कूल में इतना कुछ किया है, इसके लिए धन्यवाद, हमसे मिलने जल्दी स्कूल में आइए। एक लेटर में लिखा है वी मिस यू मनीष अंकल, कम बैक सून। एक लेटर में लिखा है कि प्रिय मनीष चाचा, हमें आप पर गर्व है, आपने हमारे स्कूलों को इतना सुंदर बना दिया, हम आपसे मिलना चाहते हैं। एक लेटर में लिखा है कि आपने हमारे मनीष सर को जेल में क्यों डाल दिया, ये तो गलत बात है, 2nd क्लास का बच्चा लिख रहा है, ये दावा किया गया। हालत यह है कि दिल्ली के स्कूलों के बाहर आई लव मनीष सिसोदिया कैंपेन चल रहा है।
ऐसी तस्वीरें आई जिसमें स्कूल के गेट के बाहर ही कुछ लोगों ने डेस्क लगा दिए। डेस्क के पीछे आई लव मनीष सिसोदिया का पोस्टर लगा हुआ है। आरोप है कि यहीं पर स्कूल आने वाले बच्चों से मनीष सिसोदिया के सपोर्ट में मैसेज लिखवाए जा रहे हैं। यह तस्वीर वसंत कुंज के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की है। स्कूल के बाहर एक डेस्क लगाई गई जहां आई लव मनीष सिसोदिया कैंपेन का पोस्टर लगा है और डेस्क पर बच्चे अपना संदेश लिख रहे हैं। इसी तरह विधायक दुर्गेश पाठक के विधानसभा क्षेत्र में सर्वोदय विद्यालय के बाहर भी डेस्क लगी थी, जहां आपके वॉलंटियर बच्चों से मनीष सिसोदिया के लिए लेटर लिखते हुए उनको देखा। एक और स्कूल की तस्वीर देखिए, यहां भी स्कूल के बाहर गेट के पास डेस्क लगी है। एक बच्ची मनीष सिसोदिया के लिए कुछ लिख रही है, वहां खड़े दो लोग उसकी तस्वीर ले रहे हैं। मंडावली के सर्वोदय विद्यालय के बाहर भी डेस्क लगाकर सिसोदिया के पक्ष में लेटर लिखे गए। यहां छोटे छोटे बच्चों ने हाथ में कार्ड लेकर वो खड़े थे। मनीष सिसोदिया के लिए छोटे छोटे स्कूली बच्चों के लेटर्स का आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स की तरफ से खूब प्रचार किया जा रहा है। एक तरह से इमोशनल माहौल बनाया जा रहा है। ट्विटर पर ऐसे लेटर आई लव मनीष सिसोदिया के हैशटैग के साथ पोस्ट किए जा रहे हैं। मंगोलपुरी से विधायक और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान ट्वीट कर रही हैं, जिसमें लिखा है कि हैशटैग आई लव मनीष सिसोदिया। देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल ने भी लिखा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, बच्चों के दिल से मनीष सिसोदिया को निकाल नहीं पाएंगे। हैशटैग आई लव मनीष सिसोदिया। बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बच्चों के लेटर्स को शेयर करते हुए लिखा आई लव मनीष सिसोदिया। कई लोग लिख रहे हैं, कई विधायक वगैरह वगैरह जो हैं ये सब लिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक भी इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं, जो ट्विटर पर लगातार वो लोग डाल रहे हैं। बहुत सवाल ये है कि बच्चा पढ़ने जा रहा है कि आई लव मनीष सिसोदिया लिखने जा रहा है। दूसरी के बच्चे को समझ में आ रहा है कि आबकारी नीति क्या होती है और मनीष जी किन सवालों के जवाब दे रहे हैं। यही काम बचा है बच्चों का। और अगर वो लिखना भी चाह रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तुम्हारा ये सब काम नहीं है। बच्चा बैठ के लिख रहा है इनके हिसाब से आई लव मनीष सिसोदिया। अरे भैया, वो सीबीआई के सवालों के जवाब देने गए हैं, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने थोड़ी गए हैं। और सबसे बड़ी बात, मनीष सिसोदिया तो वो व्यक्ति हैं जो आबकारी नीति को लेकर सवालों के घेरे में। वो व्यक्ति हैं जिनके राज्य में 1+1 फ्री दारू मिलने लगी, जिनके राज्य में ड्राई डे 21 से घटकर 3 हो गया, जिनके राज्य में पीने की उम्र घटा दी गई। भाई, किसी को अगर लेटर भी लिखना होगा कि मनीष जी जेल में या सीबीआई की रिमांड में क्यों हैं, तो दिल्ली के शराबियों को लिखना चाहिए, क्योंकि वो आबकारी नीति के मामले में वहां पर जवाब दे रहे हैं। उनका दर्द बाहर आना चाहिए, शराबियों के मसीहा के तौर पर है वो। लेकिन यहां बच्चों से का लेटर वायरल किया जा रहा है कि बच्चे लिख रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की इमेज बचाने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों से जबरदस्ती लेटर लिखवा रही। रामवीर सिंह बिदूड़ी ने ट्वीट किया कि मासूम बच्चों को राजनीति का हथियार बनाने से भी नहीं चूकते अरविंद केजरीवाल। कभी अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हो, कभी दूसरों के बच्चों से अपनी राजनीति चमकाते हो। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने लिखा कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल किड्स पेरेंट्स। दे सेड देयर किड्स आर गेटिंग थ्रेट्स फ्रॉम द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल विल फेल देयर किड्स इफ दे डू नॉट क्रिएट ड्राइंग इन सपोर्ट ऑफ मनीष सिसोदिया। यानी दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने मुझे फोन किया और कहा कि बच्चों को धमकाया जा रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया के समर्थन में कार्ड नहीं बनाया तो फेल कर दिया जाएगा। यह तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट किया। इस मामले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने संज्ञान लिया। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में जेल में निरुद्ध शराब घोटाले के आरोपी के बचाव के लिए स्कूलों के बाहर स्टॉल लगाकर बच्चों का उपयोग करने और बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क में अपराधियों के महिमा मंडन किए जाने की शिकायत मिली है। कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद से उनकी शिक्षा मंत्री वाली इमेज को चमकाने का काम शुरू कर दिया। 1 मार्च को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कई बच्चे मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने उनके घर गए। बच्चे गए मिलने। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से बच्चे बहुत आहत हैं और अपना समर्थन जताने के लिए सिसोदिया के घर पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मौजूद थी। कई कैमरे लगे हुए थे, बच्चों के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया। बतौर शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने कितना और कैसा काम किया यह बताने के लिए आम आदमी पार्टी ने बच्चों के आगे कर दिया। लेटर लिखे जा रहे हैं, कार्ड बनवाए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है या बन रहे हैं। अब राजनीति के उस मॉडल की बात, ये आपने राहुल गांधी देख लिया, अरविंद केजरीवाल देख लिया, लेकिन एक दूसरा मॉडल भी है राजनीति, जो है योगी आदित्यनाथ का मॉडल, जो यूपी में दिख रहा है। योगी ने कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और पिछले 3 दिन से माफिया अतीक अहमद के गैंग के लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है।
आज प्रयागराज में एक और घर ध्वस्त कर दिया गया। इसे सिर्फ घर नहीं, आलीशान मकान या हवेली कहेंगे, जो अतीक अहमद से जुड़े माशिकुद्दीन की हवेली थी। माशिकुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो अतीक अहमद का फाइनेंसर था और उसके पैसों को मैनेज करता है। माशिकुद्दीन के घर पर नगर निगम की टीम 4 बुलडोजर लेकर गई। 4 पहले घर को खाली करवाया, दोपहर बाद इस हवेली को गिराने का काम शुरू। बताया जाता कि इस मकान की कीमत 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन 3 घंटे में बुलडोजर ने मकान को मिट्टी में मिला दिया, धूल धक्कड़ कर दिया। यह पहले मकान था, किस तरह का आलीशान मकान है, और उसके बाद जब धूल धक्कड़ हुआ तो उसकी तस्वीर भी दिखाइए कि क्या ये हो गई हालत। यह है योगी मॉडल। जिस माशिकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला उसके बारे में कहा जाता है कि उस पर कम से कम 16 आपराधिक केस चल रहे हैं। माशिकुद्दीन के परिवार को जोड़ लिया जाए तो पूरे परिवार पर 40 केस चल रहे हैं। पिछले 3 दिन में माशिकुद्दीन जैसे अतीक अहमद से जुड़े 4 लोगों के मकान बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिए। प्रयागराज के अलावा मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की कोठी तोड़ दी गई। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल के हत्यारों को पुलिस से बचाने में मुख्तार अंसारी गैंग का नाम सामने आया, जिसके बाद मऊ के दक्षिण टोला के जहांगीराबाद में अब्बास अंसारी की 2 करोड़ की कोठी को बुलडोजर से गिरा दिया। यूपी में माफिया पर बुलडोजर चला तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को दर्द होने लगा। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि यूपी में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सीएम योगी को चेतावनी देते हुए कहा कि एक दिन जब सत्ता नहीं रहेगी तो वो भी बुलडोजर की जद में आ जाएंगे। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह, लेकिन इसके बावजूद बुलडोज़र का व्हाट डज इट मीन बुलडोज़र? बुलडोजर से क्या मतलब है? क्या बुलडोजर से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? है अबे एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। यहां एक सिटिंग सीएम को बताया जा रहा है कि तुम भी एक दिन इसके जद में आ सकते हो, और राहुल गांधी विदेश में बता के आए हैं कि मुसलमान जो हैं वो खतरे में, या अल्पसंख्यक जो हैं वो दबाए जाते हैं। सरतन से जुदा बोलते बोलते लोग घूम रहे हैं, राहुल गांधी बता के आए हैं यहां सब दबाए जाते हैं। लेकिन ये 3 अलग तरह की पॉलिटिक्स का चेहरा मैंने आपको दिखाया। उत्तर प्रदेश में तो फिजा बदल गई है, कानून का राज है, लेकिन अब उस मौसम के बदलने का चैप्टर जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। क्यों गर्मी में बर्फबारी चल रही? कहां 1,26,000 लोग एक साथ भयंकर बर्फ में फंसे हैं? मौसम का लोचा बड़े संकट की चेतावनी तो नहीं दे रहा? आज इसका चल। आजकल उत्तर भारत में एक ही बात की चर्चा है कि बॉस अभी तो ठंड खत्म भी नहीं हुई थी। वसंत नाम की एक चीज होती थी जो बीच में आती थी, गायब हो गई। फागुन लापता है, गर्मी जल्दी आ गई। मार्च की शुरुआत में एसी चलने लगे। उधर हिमाचल में बर्फबारी हो रही, कश्मीर में भी बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम इतना इधर से उधर हो रहा है कि किसी को समझ ही में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, ये कौन सा मौसम है भाई। लेकिन आज आपको उस जगह की बात बताऊंगा पहले जहां 1,26,000 लोग भयंकर बर्फ में फंसे हैं। ये जगह है अमेरिका का कैलिफोर्निया। वहां पर ऐसी बर्फबारी हो रही है कि वहां लोग इसे वंस इन अ जनरेशन इवेंट कहने लगे। कैलिफोर्निया में हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया गया कि निकलिए मत, आप बचिएगा नहीं। कैलिफोर्निया की 13 काउंटीज में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है, इतनी बर्फ गिर गई है। 1,26,000 से ज्यादा लोगों को के घरों में बिजली नहीं है। इतनी ठंड पड़ रही है और बिजली नहीं है, आप सोचिए क्या हालत होगी उन लोगों की। कैलिफोर्निया के पहाड़ों में इस सीजन में अब तक 40 फीट बर्फ गिर चुकी है। 40 फीट 40 फीट मतलब 5-5 फीट का 8 आदमी एक के ऊपर एक रखिए, इतनी बर्फ जम गई है। वो 5-5 फीट के 8 आदमी वो बर्फ के नीचे दब जाएंगे, दिखेंगे नहीं, इतनी बर्फ गिर गई। 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच कैलिफोर्निया के सियरा इलाके में 12 फीट का स्नोफॉल हो चुका है। इस वीकेंड पर भी कैलिफोर्निया में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।
लगातार हो रहे स्नोफॉल की वजह से कैलिफोर्निया के मशहूर योसेमाइट नेशनल पार्क को बंद करना पड़ा। यहां बर्फबारी ने पिछले 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पार्क में 15 फीट की बर्फ जम गई है भाई। आप देखिए, वो ऐसा लग रहा है जैसे आपके बिस्तर पे डनलप लगता है, वैसा वैसा तो लगा हुआ। घर के ऊपर छत पे देखिए, ऐसा लग रहा है डनलप बिछा हुआ है, इतनी मोटी लेयर है। कैलिफोर्निया के पास मौजूद मशहूर ताहोए स्की रिजॉर्ट पर भी विंटर स्टॉर्म की मार पड़ी। मैं 24 घंटे में स्की रिजॉर्ट, वो स्की वाला नहीं देखते ऐसे पैर में लंबा सा पहन के ऐसे बर्फ में करते हैं, स्कीइंग कहते हैं उसको। ये स्की रिजॉर्ट था जहां लोग इसी के लिए आते ही थे कि स्की करेंगे, बर्फ गिरेगी। वहां 3 फीट से ज्यादा तो बर्फबारी हो गई। इतनी बर्फ गिर गई मतलब कि आप स्कीइंग कर ही नहीं सकते। क्या कीजिएगा, इतना बर्फ हो गया। जबकि इस सीजन में यहां स्कीइंग करने वालों की भीड़ जुटी रहती थी, अब कोई नहीं है। वो क्या स्कीइंग करेंगे, देखिए वो तो कमर भर तक बर्फ में डूबा हुआ है। कैलिफोर्निया में कितनी बर्फबारी हो रही है इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। एक शख्स अपने घर की खिड़की से बाहर गिर रही बर्फ पर छलांग लगाता दिख रहा है, और बर्फ इतनी ज्यादा है कि वो पूरा का पूरा बर्फ में धंस गया। ये हालत है इस वक्त दुनिया में। कहीं गर्मी नहीं आ रही, कहां गर्मी में ठंड आ जा रही है, कहां ठंडी खत्म नहीं हो रही। अब उस विंटर स्टॉर्म की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाता हूं, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया और उसके आसपास के इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है। ये विंटर स्टॉर्म चल रहा है। ये आप सैटेलाइट से तस्वीरें देख रहे हैं कैसे गोल गोल घूम रहा है। दुनिया का दिमाग गोल गोल घूम रहा है, इस तरह का मौसम बना हुआ है। इस विंटर स्टॉर्म की वजह से कैलिफोर्निया में कई जगहों पर 24 घंटे के अंदर 45 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दिखता है कि किस तरह प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से एक तूफान कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ता जा रहा है। आर्कटिक से पहुंची ठंडी हवाओं के साथ मिलते ही यह तूफान भयंकर विंटर स्टॉर्म में तब्दील हो गया, जिसने अमेरिका के पश्चिमी तट को ठंड में जमा दिया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप में स्पेन पर भी विंटर स्टॉर्म की मार पड़ी। अपने बीच रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर स्पेन के मैलोरका में 24 घंटे के अंदर 3 फीट बर्फ जम गई, 3 फीट बर्फबारी हो गई। और इस मौसम में हो रही इस तरह की भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों को हैरान कर दिया। बर्फबारी के साथ 117 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 117 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब करीब 120 किलोमीटर के आसपास जब आप गाड़ी चलाएंगे और जो हवा लगती है उतनी तो हवा चल रही है, ऊपर से बर्फ गिरी हुई। आदमी बचेगा? यूके में भी इस हफ्ते विंटर स्टॉर्म की वजह से भारी बर्फबारी होने का अनुमान है, जिसे देखते हुए यूके के मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की। स्कॉटलैंड और नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड के लिए स्नोफॉल की येलो वार्निंग जारी की गई। आर्कटिक से आ रही ठंडी हवाओं और उच्च दबाव के क्षेत्र को वजह बताया गया। यानी ब्रिटेन में भी आने वाले दिनों में लोगों पर बर्फबारी की भयंकर मुसीबत जो है वो पहाड़ की बनकर टूटने वाली है। कुछ दिन पहले मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि क्यों भारत में गर्मी जल्दी आ गई। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन पहाड़ी इलाके मार्च शुरू होते अचानक ठंड में वापस चले गए। वहां ठंड ने वापसी कर दी। मतलब लोग वहां अपना ठंडा का कपड़ा वपड़ा अंदर रख रहे थे कि अब आराम से धूप सेकेंगे। पता चला ऐसी ठंडी हवा चल रही है, ये भारत का दिखा रहा हूं, हिमाचल में बर्फबारी चल रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान जता दिया है। मतलब आप सोच रहे हैं कि यहां गर्मी आ गई, वहां बर्फ गिर गई। ये चल क्या रहा है दुनिया में, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। इस तरह के हालात बने हुए, जबरदस्त मौसम में परिवर्तन हो रहा है, सब लोचा जैसा है। मौसम के बदलते मिजाज से आपको सावधान रहने की जरूरत है भाई, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि उधर घूमने जा रहे हैं कि अरे अब तो हिमाचल में कम हो गया, हो गई ठंड, टी शर्ट लेके चलते हैं। भैया स्वेटर लेके जाइए, कब बर्फ गिर जाए। मौसम के बदलते मिजाज से सावधान तो रहिए ही, लेकिन पाठशाला में अब आपको सावधान करने वाली एक और क्लास। अब आपको उस चीनी का, शुगर का चैप्टर दिखाता हूं जिसे खाकर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। बहुत से लोग अपने वजन और डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए चीनी से परहेज करते हैं, और उसकी जगह क्या करते हैं? चीनी नहीं खाएंगे तो आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करते हैं।
इस शुगर को बनाने वाली कंपनियां ये दावा करती हैं कि चीनी की तुलना में आर्टिफिशियल शुगर बहुत सुरक्षित है। कोई चिंता की बात नहीं, आप आर्टिफिशियल शुगर खाइए, इसमें कैलोरी कम है तो आपको नुकसान नहीं होगा। बॉस ये क्या नुकसान दे रहा अभी सुनिएगा, तो चीनी खाना भूल जाइए। चीनी के विकल्प के तौर पर आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल किया जाता है और चीनी की तरह इसमें नुकसान नहीं है, यह बताया जाता है। लोगों ने भी इस बात पर भरोसा कर लिया। चाय, कॉफी, हर जगह वो आर्टिफिशियल शुगर डाल देते हैं। आजकल जीरो शुगर के नाम पर बाजार में बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और मिठाई तक आ गए। लोगों ने यह मान लिया है कि आर्टिफिशियल शुगर सेफ होता है, जी भर के खाओ, वजन तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन आपको सावधान करने वाली बात मैं बताता हूं। एक नई स्टडी सामने आई है जिसके मुताबिक आर्टिफिशियल शुगर के बहुत से नुकसान है भाई। इसमें एक आर्टिफिशियल शुगर ऐसा भी है जो हार्ट अटैक तक ला सकता है, स्टडी में दावा किया गया। दुनिया के सबसे भरोसेमंद मेडिकल जर्नल में से एक है नेचर। इसमें आर्टिफिशियल शुगर को लेकर एक स्टडी प्रकाशित हुई है जिसके मुताबिक आर्टिफिशियल शुगर कई तरह की होती है। इसमें एक नाम है एरिथ्रिटोल शुगर का। यह एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसे लैब में तैयार किया जाता है। इसे मक्का या गेहूं के स्टार्च से ग्लूकोज के फर्मेंटेशन के जरिए बनाते हैं जिसमें कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। एरिथ्रिटोल शुगर का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इस स्टडी में यह दावा किया गया। मतलब आर्टिफिशियल चीनी खाइएगा तो जीवन में चीनी कम हो जाएगा और आप आर्टिफिशियल शुगर के इस्तेमाल से ब्लड में मौजूद प्लेटलेट ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड में क्लॉट यानी थक्के बन जाते हैं, दावा किया जा रहा है। ब्लड में क्लॉट बनने की वजह से हार्ट तक खून नहीं पहुंचता जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इस रिसर्च को अमेरिका और यूरोप के 4000 लोगों पर किया गया। इसमें कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है जो आर्टिफिशियल शुगर को खतरनाक बना देता है। भारत और पूरी दुनिया के लोग इस एरिथ्रिटोल आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह मत सोचिएगा कि आप नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यह बता देता हूं कि एरिथ्रिटोल शुगर किन किन चीजों में डाला जाता है। जैसे ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, एरिथ्रिटोल शुगर, इसको किस किस चीज में डालते हैं? अब देखिए, जीरो शुगर वाली गोली में, जीरो शुगर वाली गोली में डलता है। जो चाय कॉफी को मीठा बनाने के लिए आप डालते हैं ना कि भाई इसमें जीरो शुगर है लेकिन मीठा का मजा आएगा। जीरो कैलोरी वाली, जीरो कैलोरी वाली कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। भाई साहब, ये तो इतना पी रहे हैं लोग, लेकिन अति कीजिएगा तो नुकसान है, लेकिन होता इसमें भी है। मेरे घर में भी होगा फ्रिज में, तो आज सब डस्टबिन में जाएगा। मैं ही बता दिया। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स में होता है। जो आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी कई में होता है। अच्छा, सब में होता है ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये चेक कर लीजिएगा किसमें है या नहीं है, लेकिन ज्यादातर में होता है। चीज में होता है, जो आप चीज खाते हैं उसमें भी कई बार ये होता है। जो आप बियर पीते हैं, जो देख गर्मी में मजा आ जाता है, चील्ड बियर लिखा रहता है ना, यहां चील्ड बियर मिलता है, उसमें भी है। सोया सॉस में भी होता है। और किस में होता है भाई? रेड वाइन में भी होता है। लेकिन अति कर दीजिएगा तब खराब कर देगा। ऐसा नहीं कि एक बार दो बार पी रहे हैं तो बस हार्ट अटैक आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर कंपनियां इसका नाम नहीं लिखती, वो सिर्फ जीरो कैलोरी शुगर लिख देती। ये देखकर आपको लगता है कि इसका कोई नुकसान नहीं है और आप इसका भरोसा कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको बताता हूं कि ये जीरो शुगर या आर्टिफिशियल शुगर का कॉन्सेप्ट आया कहां से। इसे खास तौर पर डायबिटीज और बढ़ते वजन से परेशान लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। बाद में मार्केटिंग की वजह से यह जरूरत से ज्यादा फैशन बन गया, क्योंकि लोगों में यह प्रचार किया गया कि इसका नुकसान नहीं। लेकिन जो सामान्य चीनी होती है और जो आर्टिफिशियल शुगर होता है, इसके बीच का अंतर आपको समझना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे
कि दोनों में फर्क क्या है। आप जो नॉर्मल चीनी खाते हैं, सामान्य चीनी जो हम लोग नहीं खाते थे, शुरू से खाते हैं, वो वाला है, और एक है आर्टिफिशियल शुगर जो आजकल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल शुगर। दोनों का फर्क देखिए क्या है। अगर आप मिठास के बारे में बात कीजिए तो इसमें मिठास जो है बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल रहती है, कम रहती है, नॉर्मल रहती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल शुगर होता है उसमें 70 से 1000 गुना ज्यादा, 70 से 1000 गुना ज्यादा स्वीटनर मिला होता है। इस्तेमाल देखिए, आर्टिफिशियल का केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, आइसक्रीम, च्युइंगम, टूथपेस्ट सब जगह हो जा रहा है। अच्छा, कैलोरी में देखिए, आजकल सब लोग कैलोरी देखते हैं, कैलोरी की कितनी कैलोरी है भाई जरा देख लें। सामान्य चीनी जो है एक चम्मच इज इक्वल टू 30 कैलोरी, 30 कैलोरी। आर्टिफिशियल के लिए बात किया जाता है कि इसमें 0 कैलोरी होती है एक चम्मच, या एक चम्मच क्या वो जो आप एक यूज कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? जो आप नॉर्मल चीनी खाते हैं वो तो गन्ने से बनता है, ये तो सबको पता है, गन्ने से बना। लेकिन जो आर्टिफिशियल चीनी आप खा रहे हैं उसमें गेहूं, मक्का और इसके अलावा कई और पौधे होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल, किसमें कितना केमिकल है? सामान्य चीनी में कितना केमिकल होता है भाई? बहुत नाम मात्र का, कम केमिकल होता है इसमें। लेकिन जो आर्टिफिशियल शुगर आप यूज करते हैं उसमें ज्यादा केमिकल होता है, वो बिना केमिकल के बनेगा ही नहीं। इसी वजह से इसे सिंथेटिक शुगर भी कहा जाता है। लेकिन कंपनियां सिंथेटिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, वो इसे जीरो शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनर कहती हैं, ताकि लोगों को इसके नुकसान के बारे में ज्यादा चिंता ना हो कि अरे भाई ये तो केमिकल खा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत में ज्यादातर लोग मीठा खाना पसंद करते हैं। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई सब उड़ाए जा रहे हैं हम लोग। इससे ज्यादा वजन और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बहुत से लोग आर्टिफिशियल शुगर के बहाने मीठा खाने का शौक पूरा कर लेते हैं, चलो कम से कम शुगर नहीं बढ़ेगा या वजन नहीं बढ़ेगा। दुनिया भर की कंपनियां आपको जीरो शुगर के फायदे बताकर अरबों रुपए का कारोबार कर रही हैं। ये कंपनियां आपको 3 तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर प्रोडक्ट बेचती हैं। जैसे भारत में डायबिटीज के 7 करोड़ मरीज हैं, तो वो कई बार लेते हैं आर्टिफिशियल शुगर। मोटापा 30 करोड़ लोगों में है, तो उसमें से कई लोग यूज कर लेते हैं वो जीरो कैलोरी वाला कोल्ड ड्रिंक हो गया या दूसरी चीजें। हेल्दी लाइफस्टाइल, इसका मार्केट करीब 800 करोड़ रुपए का है, तो उसमें लोग जो है वो घुस जाते हैं कि भाई हेल्दी है, चलो कर लेते हैं, कैलोरी कम है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल शुगर का बाजार 16,000 करोड़ रुपए का है, 2022 का आंकड़ा बता रहा हूं। यानी आपके इस डर का फायदा आर्टिफिशियल शुगर बनाने वाली कंपनियों को हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आपको अपने खाने पीने में मीठे का इस्तेमाल कम करना चाहिए, इससे बीमारियों का खतरा कम रहता है। लेकिन इस खतरे से बचने के लिए कोई दूसरा खतरा उठा लें, यह भी कोई बहुत दिमाग वाली बात नहीं। लेकिन यह भी आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप ये आर्टिफिशियल शुगर ले रहे हैं और 1 दिन में 4 दिन में जो है सीधा हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। वो स्टडी में दावा किया गया है कि ऐसा हो सकता है अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो यह भी ध्यान रखिए। और हर बार हर कोई ये यूज कर रहा हो ये भी जरूरी नहीं, तो जरा एक बार चेक कर लीजिए कौन क्या यूज कर रहा है। पाठशाला में अब एक बहुत जरूरी क्लास जिसमें आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या सोचते थे, कैसे खुद बाबा साहब अंबेडकर कहकर गए थे कि संसद के कानून के तहत ही चुनाव आयोग में नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या। कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर बहुत बड़ा फैसला दिया। यह खबर कल उत्तर पूर्व के इलेक्शन रिजल्ट की वजह से दब कर रही, लेकिन इस खबर के बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए। और यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर यह कह दिया कि नियुक्तियां एक कमेटी तय करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, विपक्ष के नेता जो संसद में वो होंगे,
और प्रधानमंत्री हों। और ये जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून नहीं बना लेती, तब तक कोर्ट फैसले के तहत इसी तरह से नियुक्ति है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर क्या सोचते थे, जिन्होंने संविधान बनाया था? संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो हमेशा यह सोचकर टेंशन में रहते थे कि अगर चुनाव आयुक्त के पद पर कोई अयोग्य व्यक्ति बैठ गया तो होगा क्या। 16 जून 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में जो प्रावधान मैंने दिए हैं, मैं खुद स्वीकार करता हूं कि इनसे ऐसा कोई तरीका नहीं है जो चुनाव आयुक्त के पद पर किसी अयोग्य व्यक्ति को नॉमिनेट होने से रोक सके। मैं ये मानता हूं कि बहुत जरूरी सवाल है और इस सवाल ने मुझे बहुत सिरदर्द दिया है और मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि यह संविधान सभा को भी बहुत परेशान करने वाला है। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका का उदाहरण दिया था। कहा था कि अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियुक्तियों पर संसद को भी अधिकार दिए गए। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियों को चेक करने की व्यवस्था है, लेकिन इसे यहां लागू करने पर प्रशासनिक रुकावटें आ सकती हैं। यहां पर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति करने से पहले सलाह लेना उनके लिए जरूरी है। इससे अमेरिकी संविधान के जैसी नियुक्ति व्यवस्था लागू करने पर जो डर है वो खत्म होंगे और उनकी जैसी व्यवस्था का फायदा भी मिल सकेगा। इसके बाद चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर संविधान के ड्राफ्ट में संशोधन किए और संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को जोड़ा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां संसद के बनाए गए किसी कानून के तहत ही होंगी। यानी चुनाव आयोग का मुखिया कैसे चुना जाएगा, इसका नियम संसद बनाएगी। चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर संविधान के अनुच्छेद 324/2 में यही लिखा है कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी as the president may from time to time fix and the appointment of the chief election commissioner and other election commissioners shall subject to the provisions of any law made in that behalf by parliament be made by the president। यानी चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किए गए कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी संसद को कानून बनाना था। यानी बाबा साहब अंबेडकर कहकर गए कि संसद के बनाए कानून के आधार पर चुनाव आयोग में नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एक कमेटी के जरिए चुनाव आयुक्त तय हों और इस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे लोकसभा के और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यहां एक बात और आपको बताता हूं, यह 2007 की बात है। 2007 में यूपीए सरकार के दौरान दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर एक कमेटी की सिफारिश की थी, लेकिन इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं था बॉस। तब दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 5 सदस्यों वाली कमेटी की बात कही कि ऐसा बना दीजिए जो चुनाव आयोग के मुखिया को तय करे, उनके लोगों को तय करे। इस कमेटी में तब कहा गया था यूपीए सरकार के समय कि प्रधानमंत्री हो, लोकसभा के स्पीकर हो, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हो, कानून मंत्री हो और राज्यसभा के उपसभापति हो। यह रिकमेंडेशन आई थी यूपीए के जमाने में 2007 में, लेकिन फिर भी कानून नहीं बना। आजादी के इतने साल तक कानून नहीं बना और अब वो सुप्रीम कोर्ट जो अपने यहां जजों की नियुक्ति के मामले में बिल्कुल रिजर्व रहता कि कोई इसमें नहीं घुसेगा, उसने तय कर दिया कि इलेक्शन कमीशन में नियुक्तियां कैसे हो। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। क्या बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री कांग्रेस के लिए वोट मांगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है। इसमें दावा किया गया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में धीरेन्द्र शास्त्री 121 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी की है, जिसके बाद समर्थन का फैसला बागेश्वर सरकार ने किया है। यह इस न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है। जब हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया और रिसर्च की तो बागेश्वर धाम सरकार के सोशल मीडिया हैंडल को खंगाला। पता चला कि यह खबर ही फर्जी। खुद बागेश्वर धाम सरकार के वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से इसका खंडन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बागेश्वर धाम सरकार किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में नहीं है। यह खबर बागेश्वर धाम सरकार को बदनाम करने के लिए फैलाई गई। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि बागेश्वर सरकार घूम घूम कर कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, यह फर्जी खबर है। उन्होंने कहा कि भाई हमारा सीधा कनेक्शन
हनुमान जी से और किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है।